हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनालाइज करेंगे रीजनिंग को, जो हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 एग्ज़ाम हुआ है। ये क्वेश्चंस मैंने वहीं से लिए हैं। तो आज इस एग्ज़ाम जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को तो पढ़ेंगे ही साथ कुछ हम लोग ट्रिक्स भी जानेंगे। और ये वाला वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो लेवल 2, 3 और 5 हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसके बेसिस पर हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो आगे के रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या तैयार करके जाना चाहिए। तो कुल मिला के आगे की रणनीति हम लोग इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में हमने वो सारे क्वेश्चंस तो लिए हैं, ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं खुद लेवल 6 का एग्ज़ाम देने गया था। तो ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम आगे की स्ट्रेटजी प्लानिंग करेंगे कि किस हिसाब से हमें लेवल 2, जो कि आपको मालूम होगा नोटिस जारी हो चुकी है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। मैं ऊपर आई बटन पे भी उसको डाल दूँगा, वहाँ पर आके जाके आप देख लीजिए कि जो नेक्स्ट 2, 3 और लेवल 5 है, इसका एग्ज़ाम कब होना है। मैंने वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ को वहाँ पे बताया है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होने वाला है ये भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि किसी कूट भाषा में COULD को क्या लिखा जाता है? BNTKC। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कह रहे हैं कि मार्जिन को ये लिखा जाता है, तो उस केस में मोल्डिंग को क्या लिखा जाएगा? अगर हम बात करें C से B गया है, इसका मतलब -1 गया है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी -1 हुआ है, MNO। यहाँ भी क्या हुआ है? -1 हुआ है। तो उस केस में बताइए M का भी क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो M का -1 L होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इग्नोर कर देंगे। अच्छा, क्या ये जो मेरी ट्रिक है ये सही है कि नहीं, हम दूसरे में भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए M में क्या, M को कैसे डिकोड किया गया? L, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ है? -1 हुआ है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ? O, तो O के हिसाब से क्या होता है? N होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है? U, तो U के हिसाब से क्या होना चाहिए? T होना चाहिए। जैसे यहाँ पे U के हिसाब से क्या हुआ है? T हुआ है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है काउंट अल्फ़ाबेट। काउंट अल्फ़ाबेट मतलब कितने टोटल अल्फ़ाबेट या कितने टोटल प्लेसेस हैं उनको काउंट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाना है वो भी कैसे? मैक्सिमम ग्रुप बनने चाहिए, कोशिश ये करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बताइए ये 16 आया, तो 16 का मतलब हम इसको 4 के 4 ग्रुप्स बना सकते हैं। अच्छा, बनाने को तो हम 2 के 8 भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है। 8 के भी 2 बना सकते हैं, है ना, लेकिन ये 16 है तो 4 की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हमने ऐसे, देखिए यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ A-B-C-A-C-A-B-ABC। तो हमें 4 का बनाना है, तो एक यहाँ पे ग्रुप, मैंने ये यहाँ पे ग्रुप ये बनाया, दूसरा ग्रुप ये बनाया, तीसरा ग्रुप ये बनाया, चौथा ये ग्रुप बन गया। अब अगर मैंने प्लानिंग सही की है तो समझिएगा, इसका लास्ट लेटर क्या है? C, और इसका भी लास्ट लेटर क्या है? C। दैट मीन्स ये मैच कर रहा है। और देखिए इसका भी लास्ट लेटर क्या है? C। इसका मतलब जो हमने ग्रुपिंग की है वो बिल्कुल मैच हो रही है। सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कभी इसमें से गलती नहीं होगी। तो बताइए इसके पहले क्या है? B, तो यहाँ पे हमने B लिख दिया। अच्छा, B के पहले यहाँ पे क्या है? A, तो हमने यहाँ पे A लिख दिया, बस फिनिश हो गया। बताइए एक ग्रुप पता चल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? A के बाद A ही है, और B के बाद C है, और A के पहले भी A है। इसका ना हमें क्या मिला? A B A C A A। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? यहाँ पे एक मिनट देख लें। ओके, यहाँ पे एक ही ए है, ये वाला।
है ना। तो AA BA CA यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप ग्रुपिंग करेंगे उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए अगर 15 लेटर्स होते तो हम इसको करते 3 इंटू 5 पॉसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा बनती है वो 3 इंटू 5 की बनती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टीन्यूअस यहाँ पे ग्रुप ना बन करके अल्टरनेट बनता है, मतलब इस वाले का आगे वाले के साथ मैच होगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी। सपोज दैट मान लीजिए 20 बनता है तो हम 4 के 5 ग्रुप्स बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी 5 के 4 ग्रुप्स की भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद ABCDE का मूल्य अलग अलग है। कह रहे हैं A का मूल्य C से सस्ता है, तो यानी C A से महंगा है, किंतु B से महंगा है, इसका मतलब B यहाँ पे रखेंगे। E C से महंगा है, E जो है वो C से महंगा है, किंतु D से सस्ता है। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा उत्पाद सस्ता है? B, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अगर आपसे पूछते महंगा कौन सा है तो हम यहाँ पे आंसर देते D। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रोशनी को ठीक से याद है कि श्रेष्ठा की वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मंडे इंक्लूड नहीं करना है, हमें थर्सडे इंक्लूड नहीं करना है। तो दिन कौन से बने? ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये बने। लेकिन कह रहे कल्याण को ठीक से याद है कि इसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद होती है, मतलब इसको मंगलवार भी नहीं इस बार हमें लेना है। तो यानी हमारा आंसर कौन सा बना? जो दोनों में कॉमन है वो है बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ABCD एक वर्गाकार मेज पे, ऐसे यहाँ पे समझिएगा, मान लिया ये वर्गाकार मेज है इस तरीके से। तो कि पहले देखिए जब भी सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल जरूर कैलकुलेट करते हैं, ताकि इनको प्रॉपर हम डैश करके उनको पोजीशन दे पाएँ। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। 4 तो ये हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 और इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, 4 कोने पे और एक एक भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं, तो हमने बिठा दिए। कह रहे हैं D मेज के किसी कोने पर बैठा है, तो आप कोई भी कोना मान सकते हो। जैसे हमने मान लिया ये D भी यहाँ पे बैठा हुआ है। D के बाएं, अब ध्यान से समझिएगा, जब ये D इधर की तरफ फेस करके बैठेगा तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। ये बात ध्यान में रखना है। कह रहे D के बाईं ओर गिनने पर C और D के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब यहाँ पे C यहाँ पे बैठा है, क्योंकि C और D के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। आगे कह रहा है कि C और B के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे B हो गया है। अब चाहे आप देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठे हैं और M B के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। M B के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि C और B के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे हम इसको न करके यहाँ पे B कर देंगे। तो सॉरी, ये ठीक है, ये B यहीं पर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये C और B के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, तो C यहाँ है, B यहाँ है और इसके बीच में 3 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। कह रहे हैं M B के बाईं ओर तीसरे स्थान, बताइए B का बायां क्या होगा? इधर की तरफ होगा। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, यानी यहाँ पे M बैठा हुआ है। K M के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी यहाँ पे K बैठा है, क्योंकि M का राइट ये होगा। केवल यहाँ पे राइट लेफ्ट में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। आप अपने आप को वहाँ पे प्लेस करके देखिए कि किस हिसाब से मेरा लेफ्ट और राइट यहाँ पर आ रहा है। फिर कह रहे हैं A ना तो B के और ना ही C के ठीक बगल में बैठा, मतलब B के बगल में भी A नहीं हो सकता, C के बगल में भी A नहीं हो सकता। इसका मतलब A यहाँ पर है। J A के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो J कहाँ पे बैठा होगा? J यहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि वो A के लेफ्ट साइड है। L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अच्छा, यहाँ पे बचा कौन है पहले ये समझिए। यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और J हो गया, K हो गया, यहाँ पे L हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है? L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो L का राइट ये बनेगा। तो L के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? M बैठा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा M। तो इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस जो है
इसी तरीके से आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जब उस जगह पे अपने आप को बिठा के देखोगे तो आपका लेफ़्ट ही लेफ़्ट है और आपका राइट ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया समझिएगा। कह रहे हैं कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें बताना है कि क्या यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। प्रशासन ने स्कूल में शिक्षक के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए। कौन कौन से मानदंड? कि कम से कम 50% अंक होने चाहिए, ओके, स्नातक होना चाहिए, एक अर्ह शिक्षा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब या तो जैसे बीएड हो गया या फिर बीटीसी हो गया, ऐसी कोई डिग्री होनी चाहिए। 1 जुलाई को उसकी आयु 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। शिक्षा में परास्नातक उम्मीदवार के लिए स्कूल बोर्ड ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकता है, मतलब अगर उसने पीजी किया है तो उसकी एक्स्ट्रा एज मतलब 32 ईयर मैक्सिमम है, तो इसमें वो छूट दे सकता है स्कूल प्रशासन। अब इसमें क्या कहा गया है कि राहुल वर्मा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वह प्रथम श्रेणी से स्नातक है, ध्यान समझिएगा ये स्नातक है, और वह 23 वर्ष के थे जब उन्होंने पिछले स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। उन्होंने बीएड भी किया है, ठीक। अब बात ध्यान समझ, जब वो पिछले स्कूल में पढ़ा रहे थे तब वो 23 साल के थे। करंट इनकी अगर यहाँ पे बात करें प्रेजेंट एज, तो बताइए प्रेजेंट एज के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया। कि उन्होंने ये कहा कि भाई जब पिछले स्कूल में पढ़ा रहे थे तब उनकी उम्र 23 साल थी, लेकिन अभी कितनी है पता नहीं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि क्या, अब पहला को यहाँ पे है कि मामले को स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उम्मीदवार की नियुक्ति की जानी चाहिए, उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, या फिर दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब समझिएगा, इन्होंने प्रेजेंट एज की कोई बात नहीं की। अगर प्रेजेंट एज मान लीजिए 30 ईयर्स होती है तो उस केस में तो यहाँ नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें अपनी मतलब जितनी भी मानदंड निर्धारित किए हैं सब कुछ एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन अगर उसकी एज मान लो 34 ईयर्स है तो फिर इसकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उसने तो स्नातक किया है, परास्नातक किया होता तो ऊपरी आयु में छूट दी जाती। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में हम कंफर्म नहीं है, इसलिए दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे प्रेजेंट एज को इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि इसकी एज क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए इसमें कहा गया कि इन संख्या युग्म में एक दूसरे से कोरिलेशन है, हमें बताना है कि इनमें रिलेशन क्या है। तो देखिए जैसे 25 देश, तो बताइए 125 का अगर हम क्यूब रूट लें तो आता है 5, और इसमें से एक जोड़ देंगे तो आएगा 6। अब इसमें तो ये सही ऑप्शन हो ही रहा है, बाकी में देख लेते हैं। ये 729, तो बताइए यहाँ पे अगर हम 9 का क्यूब रूट लेते हैं, 729 का क्यूब रूट लेते हैं तो आएगा 9, और इसमें से 1 ऐड कर देंगे तो आएगा 10। तो यानी इस हिसाब से ये हमारी ट्रिक यहाँ पे फॉलो करी, लेकिन इसमें ये फॉलो नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे 343 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 7, तो इसमें 1 ऐड करने के बाद आना चाहिए 8, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर के मुख किए हुए 25 व्यक्तियों में से एक पंक्ति में केशव का स्थान दाएं से 7वां है, समझिएगा। अब मान लीजिए ये नॉर्थ साइड है, तो कह रहे दाएं से 7वां है, यहाँ पे ये केशव बैठा हुआ है, 7th प्लेस पे है। यदि तेजा केशव के बाईं ओर, मतलब इसकी देखिए यहाँ पे इधर की तरफ फेस किए हुए तो इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा, इधर की तरफ कितना है, 5वां है, ठीक है। 5th है कौन, तो वो है तेजा। तो कह रहे हैं पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा है, तो बताइए यहाँ पे 7वां है, और 7वें के बाद ये 5 और इसमें इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा टोटल कितने हैं, 25 व्यक्ति हैं, तो लेफ्ट साइड से जब भी पोजीशन मानेंगे तो वो 25 - 12 + 1, 25 - 12 + 1, तो बताइए यहाँ से आ जाएगा 13 + 1 यानी 14। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी लेफ़्ट से दिया हो और राइट से पूछा हो, मतलब राइट से दिया हो लेफ़्ट से पूछा हो, या लेफ़्ट से दिया हो राइट से पूछा हो, तो उसमें उसकी पोजीशन माइनस करके +1 जरूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहे हैं यदि पेंसिल को पेन कहा जाए, इस तरह के क्वेश्चन कि इसको ये कहा जाए, उसको वो कहा जाए, उसको ये कहा जाए, इस तरीके क्वेश्चन को पढ़ने में आपको ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे लास्ट में पहुंचना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम वर्षा से बचने के लिए किसका इसका उपयोग करेंगे। और बताइए वर्षा से उपयोग बचने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, छाते का। देखिए छातों को कहा क्या गया, पुस्तक, तो हम कहेंगे कि हम पुस्तक का प्रयोग करेंगे। बस इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पढ़े नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाएंगे कि पूछा क्या गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का के स्थान पर आकार स्थापित कर सकता है, जिसमें कह रहे हैं कि सी एल की संतान है, जिससे ये पता चले कि सी जो है वो एल की संतान है। अच्छा, एल की संतान होने का मतलब ये है कि या तो ये पति पत्नी हो जाए और बाकी इनके बच्चे हो जाएं, है ना। इस तरीके से कुल मिला के इनमें जो रिलेशन है वो भाई बहन जैसा ही चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 1 को 5 से रिप्लेस कर दें, समझिएगा ध्यान से। हाँ, तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिएगा, कह रहे हैं कि ये जो प्रश्नवाचक है ना, इसके स्थान पर क्या रिप्लेस करें ताकि ये स्टेटमेंट क्या बताए कि सी एल की संतान है। अब समझिएगा, सबसे पहले एल और सी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे 2 बना हुआ है। अच्छा, 2 का मतलब क्या है, Y2Z लिखा हुआ है, तो इसका मतलब YZ का पति है। इसका मतलब L जो है ये पति है किसका, G का। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे संतान की बात की है, ये तो नहीं कहा है कि L जो है वो C की माता होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए। अच्छा, कोई इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए। उसके बाद 4 का मतलब क्या दिया हुआ है कि YZ की, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4Z, इसका मतलब YZ की माँ है। तो बताइए यहाँ पे G4M लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है G की जो है G, ठीक है, G इसकी माँ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ना। L पति है, ये पत्नी है, और पत्नी ये इसकी माँ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 क्या कह रहा है कि बहन है और इसकी बहन ये है, तो सिंपल सी बात है O और C के बीच में भी क्या होना चाहिए, बहन या भाई का रिलेशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे G पति हो गया, वो L पति हो गया, G पत्नी हो गई, ये इसकी एक बेटी हो गई, ठीक है। तो इनमें भी क्या होना चाहिए, भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए। बताइए क्वेश्चन मार्क में भाई बहन के रिलेशन में क्या आ रहा है, भाई बहन के रिलेशन में या तो 1 आ रहा है और या तो 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब या तो 1 को रिप्लेस कर दे या तो 5 को रिप्लेस कर दे। अगर ऐसा करते हैं तो L जो C है वो L की संतान हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया, ट्रिकी है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि L जो है वो G का पति है। अब G का पति है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे L किसका पति, G का। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब YZ का पति है, तो यानी L G का पति है और M इसकी माँ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भाई बहन का रिलेशन यहाँ पे बनना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, अभी रिसेंट एग्जाम्स में इसको पूछना बंद कर दिए, लेकिन फिर इस बार CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, CBT 2 में। अब इसको करेंगे कैसे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका होता है कि आप कॉमन चीज़ें ढूंढो, और वो चीज़ें ढूंढो जो दोनों में केवल एक ही सेंटेंस कॉमन करे। जैसे यहाँ पे इन दोनों में अगर हम देखें, समझिएगा, इसमें और इसमें, तो केवल और केवल ब्रिंग ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। देखिए और कुछ तो कॉमन है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रिंग को लिख यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अच्छा, इसका जो कोड है इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है YE। क्या कॉमन है, YE, दोनों में कॉमन। इसका मतलब ब्रिंग का मतलब ही YE है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, ऑलवेज, और इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, समझिएगा, ब्रिंग योर मेडिसिन, योर बेस्ट फ्रेंड, इन दोनों में 2-2 चीज़ें कॉमन है, 2-2 चीज़ें कॉमन है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि यदि योर एवरी मूव को ये लिखा जाता है, तो अब समझिएगा यहाँ पे ऑलवेज वर्ड और योर वर्ड ये कॉमन, और यहाँ पे योर को देखो, अगर हम योर की बात करें कौन कौन से कॉमन है, समझिएगा, SITU, और यहाँ पे ऑलवेज का मतलब SI,
और यूटी, यानी ऑलवेज और योर के हिसाब से दो कॉमन हो गए। यहाँ पे देखिए योर को क्या दिया हुआ है, यूटी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि योर का मतलब है यूटी और ऑलवेज का मतलब है एसआई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑलवेज एसआई हो गया, ब्रिंग वाई हो गया, हो गया, एसआई हो गया, योर यूटी हो गया। तो बताइए मेडिसिन क्या है, तो मेडिसिन ओ है। ठीक है, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन OH है। तो अब यहाँ पे क्या करें, ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड को संभावित रूप से लिखा किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो ऑलवेज का मतलब SI, बेस्ट देख लेंगे, बेस्ट यहाँ पे अगर चाहे तो यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे JO होना चाहिए बेस्ट का। ठीक है, और उसके बाद मेडिसिन क्या है, OH। तो देखिए अभी इन्हीं दोनों से अगर देखें तो SIOH यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे SI तो आ रहा है, OH नहीं आ रहा है, और यहाँ पे SIOH दोनों नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि REM को समझिएगा, REM को IVN से वही संबंध है जो DOH का WLS से है। पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें की के बारे में बताएं। तो देखिए I कौन सा वर्ड होता है, तो I होता है 18, ये कितना है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपोजिट वर्ड चल रहा है। समझिए कैसे, ये बताइए इसका सम कितना आया 27। तो अगर यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर प्लेस वैल्यू का सम यानी जोड़ अगर 27 है तो वो निश्चित रूप से अपोजिट लेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट लेटर्स होते हैं। बाकी अब देखिए यहाँ MN भी क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं। तो उस हिसाब से बताइए K का मतलब क्या होता है, तो K का मतलब होता है 11। तो यहाँ पे हमें 16 नंबर वाला देखना है क्योंकि इन्हीं का सम क्या होगा 27। तो 16 का मतलब होता है P। तो या तो ये सही है या तो ये सही है। आगे देखें E का मतलब 5, तो 5 का मतलब यहाँ पे 22, और 22 का मतलब होता है V। 22 का मतलब क्या होता है V। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिस। यहाँ पे कैसे समझ में आया, यहाँ पे लॉजिक कौन सा है, यहाँ पे लॉजिक है अपोजिट लेटर्स का। अपोजिट लेटर्स कैसे पहचानते हैं, अगर उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 है तो वो अपोजिट लेटर्स होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, समझिएगा, अगर आपको याद करना है कि अपोजिट लेटर्स कैसे याद करें, तो उसके लिए हम कुछ एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, काफ़ी हद तक हमें याद हो जाता है। जैसे उफ, बाई, लव, शर्ट, जी। तो UF, BY, LO, VE, SH, IR, TG, और कौन से बनते हैं, MN बनता है। ठीक है, MN बन जाता है। उसके बाद एजेड, ये तो हमें याद ही हो जाता है ना। और इस तरीके से मतलब जो ये ऊ बाय लव सर्ट जी, इससे हमें काफ़ी हद तक याद हो जाता है। बाकी इसकी अपोजिट वैल्यू याद करने का भी जैसे हमने बताया K है 11, तो भी कितना होना चाहिए 16, और 16 का मतलब, ठीक है, 16 का मतलब P। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है तो प्लेस वैल्यू याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा हिंट दे रहा हूँ। जैसे I, तो I में देखिए 9, I में 9, I जुड़ा हुआ है। L मतलब 12, ठीक है, L मतलब 12। H की बात करें तो बताइए यहाँ से ऐसे अगर हम इसको जोड़ देंगे तो बताइए क्या बन जाएगा 8। अगर H ऐसे लिखा है तो ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 8। K जैसे लिखा हुआ है तो इसको अगर हम अलग करके स्ट्रेट कर दें तो बताइए क्या बन जाएगा 11। बाकी हमें कुछ एक और चीज़ें याद रखनी है, इजोटी, ये भी आप जानते होंगे, 5, 10, 15, 20 और 25। अगर हम M की बात करें तो M को ज़रा ऐसे लुढ़का दो तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो यानी ये क्या हो गया 13। वहीं W है तो W को अगर ऐसे लुढ़का दें तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से फिर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, अगर W को ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा 23,
m को ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू भी याद रख सकते हो। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है कि वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, उसकी अगली वर्षगांठ का दिन कौन सा होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये जो 2012 है ये कैसी है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर। कैसे पता चला, अगर 4 से डिवाइड करें और 4 से डिविजिबल हो तो वो लीप ईयर होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि साल जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म, मतलब अगर साल कोई भी ईयर अगर मंडे को स्टार्ट होता है, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, मंडे को स्टार्ट होता है तो मंडे को ही ख़त्म होता है, यानी नेक्स्ट ईयर एक दिन आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब भी बात लीप ईयर की आती है तो लीप ईयर के केस में जिस दिन स्टार्ट होता है उसके अगले दिन ख़त्म होता है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रविवार के दिन इसकी वर्षगांठ थी तो सिंपल सी बात है, मंडे को इसका ईयर ख़त्म हुआ होगा, तो अगला 1 तारीख कौन सा पड़ेगा, ट्यूसडे। अगला 1 तारीख कौन सा पड़ेगा, ट्यूसडे। तो आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, कृतिका के स्थान शीर्ष से 18वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 42 - 18 + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 25वां। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से 43 - 18 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 अलग अलग उत्तर देता है। इन चारों में से केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं और एक गलत। मतलब समझिएगा, यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये 4 लोग में से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो सही और गलत दोनों देते हैं। मतलब ये एक सही देता है, एक को गलत कहता है, ये भी एक सही कहता है, ये भी एक गलत कहता है। और जो बाकी के दोनों हैं, समझिएगा, अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। अन्य 2 व्यक्ति जो हैं ये दोनों उत्तर गलत देते हैं जो भी पूछा जाता है। तो आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर एक व्यक्ति कहता है कि आज बुधवार है या रविवार है, आज बुधवार है या रविवार है। ठीक है, तो व्यक्ति 2 कहता है आज सोमवार है या शनिवार है, आज या तो मंडे है या तो सैटरडे है। ये व्यक्ति कौन कहता है, दूसरा वाला कहता है। ये व्यक्ति कौन कहता है, पहला वाला कहता है। व्यक्ति 3 कहता है कि आज या मंगलवार है या शुक्रवार है, आज या तो मंगलवार है या तो शुक्रवार है। व्यक्ति 4 कहता है कि आज या तो गुरुवार है या बुधवार है, आज या तो गुरुवार है, ठीक है, थर्सडे है, या तो बुधवार है, वेडनेसडे है। तो कहने कि आज का दिन कौन सा है। अब समझिएगा, जो सही गलत दोनों बताते हैं, सही गलत दोनों बताते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये बुधवार जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। इसका मतलब ये बात इसने सही कही है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा बुधवार। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अभी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप इसका पार्ट 1 मान सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग ट्रिक्स हैं, उनको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।